अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इवल डैड का हाथ हवा में ही मोहल्ले कुटाया गया था, मगर वजह अरीबा का बोलना नहीं बल्कि किसी की मौजूदगी थी। बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मौजूदगी से लाइल्म हूँ तो ये तुम्हारी गलत फहमी है राजर। इवल डैड ने सहत आवाज गूंजी। सानिया और अरीबा ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा कि उनके अलावा तो कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था, मगर पीछे किसी की मौजूदगी से दोनों के पैर भी छल हो गए थे। जब उन्हें पीछे से कदमों की चाप की आवाज सुनाई दी, दोनों डरकर आने वाले को देखा। हैदर भाई, दोनों चीती हुई उनसे जा लिपटी और जोर जोर से रोने लगी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि ये कितनी खतरनाक इलाका है और कितना बदनाम भी? राजा ने दोनों को सख्ती से पूछा। लगता है तुम्हारे यहाँ मर्दों पर यकीन करने का रिवाज नहीं है, ईवान डैड ने राजा से कहा, जबकि सर सरफराज आखिरी सांसें गिर रहा था। बुढ़े, बहुत सी लड़कियों की बदवाएं तेरे तक पहुंच गई और मैंने तो बस तेरे और खुदा के दरमियान मुलाकात का इंतजाम किया है। इवान डैड ने तमसराना नजर से देखते हुए कहा और साथ ही एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया। वो पांचू छुप छुपाते हुए निकल गए। चलो मेरे साथ, तुम लोगों को घर छोड़ कर आओ। राजा ने लोगों को निपटा। रुको, इवान डैड की सर्द आवाज गूंजी। अच्छे घर की लड़कियां रात को बाहर नहीं निकला करती। ये तुम दोनों जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है और अपने घर के मर्दों पर यकीन करना सीखो। कभी तुम्हारे हाथ पछतावा नहीं आएगा। ये कहते ही एवन डैड आंखों में अंधेरे में गायब हो गया और दोनों इस रास्ते को देखती रही। क्या था वो शख्स? एक बेरहम का कत्ल करते हुए भी इन दोनों की इज्जत को बचा गया, मगर इनकी रग रग में उसका खौफ सरायत कर चुका था। अल्लाह अल्लाह करके मेहंदी आराम से गुजर गई थी, मगर आज बारात का दिन अफादी हाउस के बड़े से लॉन में किया गया था। हर कोई इधर उधर कामे निपटाने में लगा हुआ था। लड़कियां घर की ही थी और लड़के भी। सो बारात के लिए लड़कों ने कमरे से निकलकर लॉन तक ही आना था। करीब साल किसी की जरूरी हदायत दे रहे थे। जब उन्हें अंदर से एडी निकलते हुए दिखाई दी तो उन्होंने बेसाता माशाल्लाह कहना पड़ा, क्योंकि वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। एडी ने गोल्डन शॉर्ट फ्रॉक के साथ ही जीन्स की पैंट और स्टिकर्स पहने हुए थे, जबकि बालों को कर्ल करके आगे डाला गया था। और नेचुरल मेकअप में वो भी बहुत ही गजब डाल रही थी। उसकी बुढ़ी हुई पलकों पर कई लोगों का दिल अटका रह गया था, जबकि बड़ों ने तो उसे अपनी बहू बनाने की ठान ली थी, क्योंकि अब तो एनी और हादी का रिश्ता खत्म हो चुका था। तो इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे जाने देते? वो जहाँ जहाँ से गुजरती लोग उसको देखते, उसके शहर में खो जाते। मिस्टर हैंडसम, आप तो कुछ ज्यादा ही काम करने लग गए हैं। अब मैं आ गई हूँ ना, तो आप सब संभाल लूंगी। आप यहाँ आराम से बैठ जाए। एनी ने करीब सबको करीब ही चेयर पर बैठाते हुए कहा। उसकी फिक्र पर मुस्कुरा उठे। वो दोनों बातों में मगन थे। जब दोनों जोड़ियों को स्टेज पर लाकर बिठाया गया, उस पर जोर दौड़ होटी हुई। एनी ने भी आगे बढ़कर हदीस से पैसे बंटवारे, क्योंकि उसने अपने आप को बाहिरा की बैंड कहा था। आह, दूध पिलाई पर उसका ही तो हक बनता था। एनी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। वैसे तो तुम इस सब की हकदार नहीं थी, लेकिन प्यार सिर्फ खुश नसीबों का ही नसीब होता है। अरिशा ने उतराते हुए कुछ जहबों पर नमक छिड़का। तो क्या तोहफा दोगी तुम एनी को? अरिशा को हाथी ने भी उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया। सारे सुनकर इन दोनों को देख रहे थे। हमने तो अपनी मोहब्बत ही तुम्हें दान कर दिया है। हादी पूरे का पूरा तुम्हारा, और तुम्हें क्या चाहिए? एंड ने लतीफ सा तर्ज किया, जिस पर अरीशा और हादी जल बुन गए थे, जबकि अली ने हंस कर डाइस शार्क का थमअप किया था। अनबार आज फिर आफादी हाउस आया था। जब आफादी विला को रंग बिरंगे कमकों से सजा हुआ देखा, वो जैसे इधर दाल हुआ, उसके नजरों ने एडी को तलाशना चाहा। जब वो उससे करीब सबसे किसी बात में मगन नजर आई, उसको देखते ही अरबान की धड़कनें और सांसें दोनों इकट्ठी रुकी थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? वो थी ही इतनी खूबसूरत, या अरबान को लगती थी? ये उसके लिए फैसला करना मुश्किल था। उससे पहले कि वो एडी से बात करने के लिए आगे बढ़ता, हादी ने अडोसमेंट में एडी को मुखातब किया, जिस पर सबकी तवज्जो उसकी तरफ मबूस हो गई थी। आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि आज तो हदीद की शादी थी, तो फिर मेरी भी कैसे? और मेरी शादी तो एडी से तय हुई, तो फिर मैं शादी अरीसा से क्यों कर रहा हूँ? उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि एडी कोई बुरी लड़की है। एडी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मेरा तो बस दिल अरीशा पर आ गया। मुझे उससे मोहब्बत हुई, एडी से नहीं। दिल पर कहाँ किसी का एहतियार होता है। हादी ने मुसूबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एडी की इज्जत को सबके सामने दो कौड़ी का किया। ये उसकी जहर की चाल थी कि अगर सबको पता चल जाए कि एडी का रिश्ता टूट चुका है, तो कोई एडी से रिश्ता नहीं करेगा। एडी को लम्हा ना लगा था समझने में कि हादी के दिल में क्या हदास बड़ा हुआ है। इसलिए वो तेज कदम चलते हुए स्टेज पर आई और हादी से बाइक चिपटा। अरबान को हादी की गुफ्तगू तैश लागे थी। उससे पहले कि वो जाकर उसका मुंह तोड़ता, उसने एडी को तेज कदम से चलते हुए स्टेज पर जाते हुए देखा। हादी भाई, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और माफी मांगने की तो बिल्कुल भी नहीं। एडी ने लफ्ज भाई पर जोर देते हुए कहा। अगर आप शादी से इनकार ना भी करते तो मैं इनकार करने वाले थे। ये सुनकर सबका मुंह हैरत से खुल गया और हादी भी शर्मिंदा रह गया, क्योंकि हम किसी और से मोहब्बत करते हैं। हादी भाई, दिल पर मत लीजिएगा। हमें पता है कि सबकी तरह आपको लगता है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। एंड ने हंसते हुए उसकी हालत का लुत्फ उठाया। हाँ,
ہم نے ایک زمانے میں آپ سے محبت کی تھی، تب ہم ٹین ایجر تھے۔ ٹین ایجر لڑکیوں کو تو کبھی پسند آ سکتا ہے، لیکن ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا کی کہ ہماری شادی آپ سے ہوتے ہوئے بچ گئی۔ ہم آپ سے محبت کرتے رہتے، اگر وہ ہمارے درمیان نہ آیا ہوتا، اس کے آنے سے سب کچھ بدل گیا۔ مانا کہ وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے، جسٹ لائک روڈ ہیرو، لیکن وہ سب سے الگ ہے۔ اسے مل کر ہم نے جانا کہ چاہے جانے کا احساس کتنا دل فریب ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ محبت کی اہمیت کیا ہے۔ زندگی کے ساتھ گزاری نہیں جاتی جس کو آپ محبت کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ گزاری جاتی ہے جو آپ کی عزت، قدر اور محبت تینوں کرے، اور یہ تینوں چیزیں ہمیں اس شخص سے ملی۔ ارمان اپنی شیرنی کو دیکھ کر مسکرایا۔ یقیناً اسے پاسا پلٹنا آتا ہے۔ شی از اے ویری گڈ گیمر، گیم چینجر۔ اینڈ نے ہادی کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کو کہا، آپ کو پتہ ہے ہم اسے کیوں محبت کرتے ہیں؟ بیکاز ہی پروٹیکٹ می لائک آئی ایم از لاسٹ جیم ان دا ورلڈ۔ پھر بتائیں ہم اسے محبت کیوں نہ کریں؟ وہ ہماری جتنی قدر کرتا ہے نا، آپ زندگی بھر بھی نہ کر سکتے، اس لیے ہم نے اسے چنا آپ کی نسبت، کیونکہ ہم اس کا ساتھ اس کی زندگی میں نہیں، جنت تک بھی چاہیے۔ اگر جنت میں بھی ہمیں انتخاب کا موقع دیا جائے تو ہم اسی کو چنیں گے۔ اینڈ نے آخر میں چہرے پر حسین مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا، جبکہ ہادی کا چہرہ حسرت اور غصے سے مسحوق ہو کر رہ گیا۔ ماضی پلٹ گئی تھی جب لوگوں نے اینڈی پر ترس کرنا چاہیے تھا، اب وہی لوگ اس کی خوش قسمت پر رش کرتے ہوئے نہیں تھک رہے تھے۔ ایٹ لاسٹ دیر از اے سرپرائز اگیمنٹ فار آل آف یو۔ سب حیران ہو کر اینی کو دیکھنے لگے تھے کہ بھائی کس کی بگنی، کہاں کی بگنی، جبکہ سب بڑے پرسکون تھے کیونکہ انہیں اینی کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ سفید حویلی میں سب اس وقت ٹی وی لانچ میں بھرجوار تھے اور نیوز چینل لگائے اینکر کو ایک استاد کے قتل کی خبر چلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ مشہور معروف پر یونیورسٹی کے استاد سرفراز صاحب کا بے رحمانہ قتل کیا گیا تھا، جس پر یونیورسٹی کی انتظامیہ کا اظہار افسوس۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ ان کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ان کے خون سے دیوار پر ای بھی لکھا ہوا تھا۔ اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ایور ڈیڈ ہے، جو کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ 8 ملکوں کی پولیس کو بھی مطلوب ہے، لیکن اب تک کوئی اس کو پکڑ نہیں پایا، جس نے آج تک لاتعداد قتل کیا ہے اور ابھی تک مفرور ہے۔ کون بے حس بندہ ہے جس کو آہت کا بھی خیال نہیں ہے؟ بلکہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، جب سب کی نگاہ عددال ہونے والے ثانیہ اریبہ اڑیے بچھاتے ہوئے حیدر میں پڑی۔ جہاں حیدر کو دیکھ کر سب خوشگوار حیرت ہوئی تھی، وہیں اریبہ اور ثانیہ کا حال دیکھ کر سب چوکنا ہوئے تھے۔ حیدر، تم اب آئے، یہ دونوں تمہارے ساتھ کیسے؟ سلمہ بیگم نے بولے میں پہل کی، السلام علیکم تائی جی، میں آج ہی آیا ہوں، اور دونوں کو راستے میں کچھ لڑکے چھے رہے تھے، ان کو میں اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ دونوں سر نیچے کی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ آؤ حیدر، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ارمان نے اسے کمرے میں بلایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ارمان باپ کیا تھا کہ مسئلہ گمبھیر ہے۔ کیا ہوا؟ ارمان نے معاملے کی نزاکت جاننے کے لیے پہل کی، جس پر حیدر نے الفتہ یہ اسے ساری کہانی بتا دی کہ کیسے ایور ڈیڈ نے دونوں کی مدد کی، اور حیدر نے موقع پر پہنچ کر انہیں گھر سلامت پہنچایا۔ ارمان کچھ دیر کے لیے تو کچھ بول ہی نہ سکا، پھر حیدر کو کسی کو نہ بتانے کا عہد لے کر موضوع بدل دیا، اور ان دونوں سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ رہتا تھا۔ سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک کس کی مگنی ٹپک پڑی ہے۔ جب ایڈ نے ان دونوں کو سیمے بلایا، علی اینڈ ماہین۔ علی اور ماہین اینڈی کی گئی واردات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ علی کا تو منہ ہی کھل گیا تھا، جبکہ ماہین صدمے سے کھڑی اب تک حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شادی، اور وہ بھی اس لنگور سے۔ علی کے تو خوشی کے مارے دانت اندر ہی نہیں ہو رہے تھے۔ پھر دونوں کو بڑوں کے بیل میں سٹیج پر لایا گیا۔ وہ دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی۔ اوپر سے ماہین علی سے کتنا ہی لڑے، لیکن اندر اندر اسے پسند کرتی تھی، مگر کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ کب علی اس کے جذبات کا مذاق اڑا دے۔ علی نے پیار بھری نظر سے اینی کو دیکھا، وہ بھی اس کی بہن تھی، بنا کے اس کے دل کی بات جان گئی تھی۔ اینی، یہ تو غلط بات ہے نا، تم نے علی کا ٹانکا پہلے ہی فٹ کرا دیا، جبکہ میں بھی تمہارا بھائی ہوں، کبیر نے جلے بڑے انداز میں کہا، جس کی بات پر سب کا کہکا ابھرا۔ وہ سب باتیں ایک طرف، سر پر کیا ٹیٹو پٹیاں لگی ہوئی ہے؟ کبیر کا اشارہ اینی کے اسٹیج پر اظہار محبت کرنے سے تھا۔ ٹیٹو پٹیاں؟ سیریسلی؟ اینی نے اپنا کہکا ضبط کرتے ہوئے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم نے بھی بس ہادی کو جلانے کے لیے یہ سب کہا۔ علی اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد علی اینی سے مخاطب ہوا، تم سب سے جھوٹ کہہ سکتی ہو پر مجھ سے نہیں۔ اینی اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، جو بنا کہے بھی جان گیا تھا رات کو کافی ٹاک کریں گے۔ اینی نے بات ختم کر دی۔ وہ دونوں ہر ہفتے ایک کافی ٹاک ضرور رکھتے تھے، جس میں وہ کافی پینے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے صرف سچ بولتے، ایک دوسرے کے ساتھ جان کر بحث نہیں کرتے تھے، بلکہ تحمل اور سکون سے بات سنتے اور پھر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔ علی نے بھی سمجھ کر سر ہلا دیا۔ کچھ دن بعد ثانیہ رات کے ٹائم اپنی کھڑکی میں کھڑے پچھلے دن کی واردات کو سوچ رہی تھی کہ سر سرفراز کی لاش یاد کرتے ہی اسے جھنجھلی رہی تھی، جو کچھ بھی تھا، لیکن ایور ڈیڈ کا خوف اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ نہیں سوچ میں تھی جب اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ اسی
रॉन्ग नंबर का फोन था जो उसने मिस्टर अजनबी के नाम से सेव किया हुआ था। अब तो सानिया को भी इसके मैसेज का इंतजार रहता था, क्योंकि इस मैसेज की उसे पुख्ता आदत पड़ गई थी कि अगर एक दिन भी उसका मैसेज ना आता तो परेशान हो जाती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने ना सही उसकी कोई कॉल अटेंड की थी और ना ही कोई मैसेज सीन किया था। सरफराज को लेकर वो इतनी हवास बहता और बीमार रहती थी कि उसे इस बात पर भी गौर न किया कि अब उसके मैसेज को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसमें मिस्टर अजनबी ने उसकी हैरत दरियाफ्त की थी। सानिया नहीं जानती थी कि जाने अनजाने में वो इस अजनबी इंसान से मोहब्बत में बदलाव चुकी है। उसको देखकर सानिया का रिएक्शन हो रहा था, ये तो वक्त ही बता रहा था कि उसको देखकर कबूल करती भी है या नहीं। वो इन्हीं सोच में थी कि जब उसे नीचे से शोर की आवाज सुनाई दी तो वो नीचे की तरफ बढ़ी। अरीबा अपने कमरे से निकलकर नीचे की तरफ बढ़ी थी जब अरहब ने उसका हरासा रोका। 5 फुट 2 इंच कितने की तैयारी है तुमसे, मतलब? अरीबा फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। ओहो भाई, आराम से कान के पर्दे फाड़ने हैं। मुझे बताओ तुमने उस दिन क्या कहा था? कुछ नहीं, जिस दिन कहना था उस दिन तुमने सुना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मूड नहीं था। आज मेरा बताने का मूड नहीं है, इसलिए अपने काम से काम रखो। अरीबा एक लफ्ज चबाकर कहा और उसकी बेइज्जती कर डाली। अरीबा अभी तक इस दिन की बेइज्जती नहीं बोली थी कि कैसे अरहब ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया था। नहीं बता नहीं बताना तो ना बताओ, इतनी बढ़ क्यों रही है? अरहब ने उसके कड़े तेवरों से पूछा। बाढ़ में जाओ, क्या कहा अरीबा, ये जा वो जा। अरहब मुंह खोले हुए उसे देखता रह गया। क्या हो गया था उसको? अरीबा तो बहुत अच्छी दोस्त थी उसकी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मोहब्बत में इंसान एक सा नहीं रहता। अरीबा और सानिया नीचे आए तो देखा कि अवैस भाई, जो कि 4 साल से बाहर लंदन में अपनी बीवी के साथ सेटल थे, अपनी बीवी और बेटे के साथ नीचे लॉज में बर्जबार थे। इनको दोनों को देखते ही अरीबा और सानिया उसे जा लिपटे। भाई, हमने आपको बहुत ही मिस किया, उस छोटू जबरान को भी। सानिया ने उसके 3 साल छोटे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बहुत ही शरीर था और बुढ़ी भी था। अरीबा ने तो बाकायदे से गोद में लेकर चटाचट चूम लिया था, जिससे वो मुंह बनाकर रोने की तैयारी पकड़ लगा। अरे अरे, इसे क्या हो गया? अरीबा घबराई। लाड साहब बहुत ही बूढ़ी है, किसी किसी के पास ही आते हैं, मगर अवैस के अलावा किसी के पास नहीं जाते। ये तो अपनी अम्मा को भी काबिल लिफ्ट कराती है। फिरोजा अवैस की बीवी ने जल्ले बुने अंदाज में कहा, जिस पर सब कहकर लगाकर हंस पड़े। सबको अपने ऊपर हटता देकर जबरान साहब माथे पर बल डाले हुए सबको घूरने लगे, जैसे सब समझ नहीं हो। उसकी जो आदत उसके अपने चाचू अनबार से ली थी। पूरा डैटू कापी था अनबार की। एडी को इतनी गैदरिंग से कोफत तो लगी थी, तो वो थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करने लॉन की पुलिस साइड पर आ गई थी कि नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। जहां आते ही एडी के तने असाब पुरस्कुर हुए थे। उससे पहले कि वो ताजगी महसूस करती, किसी ने उसे झटके से भी पनाह में लिया। उससे पहले कि एडी मुकाबले पर हमला करती, रॉयल एंसिस परफ्यूम की दिलफरेब महक उसके इर्द गिर्द फैल गई थी, जिसे महसूस करते ही वो पुरस्कुर हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि आने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका कड़वा कैप्सूल अरमान था। अरमान अपनी स्वीट हार्ट को घोट देखने लगा। हालांकि पिछले 2-3 घंटों से वो बगैर नजर हटाए उसे देख रहा था। वो अलग बात कि वो जितना भी देख ले उसकी नजरें नहीं बढ़ती थी। पहले अरमान ने उसके दोनों आंखों को चुमा, जो काफी देर से उसके जब्त का इम्तिहान ली थी, जिसको देते ही उसका दिल पहलू में लौटने लगा था। फिर दोनों गालों को जिसकी सुर्खी देते ही अरमान ने आंखों से एडी के सदके उतारे। फिर लबों को देते ही अरमान की हिम्मत जवाब देखी थी और बगैर लम्हा जाया किए उस पर झुका। उसके लफ्ज में इतनी शिद्दत थी कि एडी को अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुहाल हो गया था। उसने अरमान के काले झटके उसे धकेलना चाहा, मगर वो अपनी मनमानी करता रहा। आखिर अरमान को उस पर तरस आया, उसकी जान बख्श की। एडी का चेहरा कान की लौं तक सुर पा चुका था और वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। अरमान ने ये दिलचस्पी से देखा था। कैसी हो स्वीटहार्ट? अरमान ने तो शोर नजर देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में एडी ने उसे खून हवार नजर से घूरा, जैसे उसे सालम निकल लेना चाहती हो। हम तुम्हारा खून पी जाएंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? एडी का इशारा उसके साथ की तरफ था। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे खा जाओ, अरमान ने अपनी गर्दन एडी के करीब करते हुए कहा। उसकी नजरों का फोकस एडी के शंगराफी लब थे, जिस पर वो 2 कदम पीछे हुई। अरमान ने उसकी इस हरकत को गौर से देखा। एनी लाख बोल्ड और कॉन्फिडेंट से, मगर उसने आज तक किसी लड़की को अपने आप को छूने की नहीं दिया था। यहाँ तक कि हादी को भी नहीं, बल्कि उसे याद पता था कि लंदन में भी उसके यूनी के एक लड़के ने हाथ लगाने की गलती की थी, मगर एनी ने उसकी ऐसी दुर्गत बनाई कि यूनी के सारे लड़के उससे दूर रहने लगे थे। लेकिन अरमान वो पहला शख्स था जिसने न सिर्फ एनी को छुआ, बल्कि एनी के दिल में अपनी मोहब्बत भी पैदा की। अरमान के साथ होते हुए भी एनी अपने आप को महफूज तस्वर करती। स्वीट हार्ट, दूर क्यों हो जा रही हो? मैं हक रखता हूँ तुम पर, और वैसे भी अब दूरी नागुजेर है। क्या मतलब? मतलब ये स्वीट हार्ट कि तुम मेरे सामने कुछ कहो ना कहो, मैं बाहर तुम्हारा इजहार मोहब्बत सुन चुका हूँ। अरमान का इशारा एनी की अनाउंसमेंट की तरफ था। एनी के ख्वाब ना ख्याल में भी नहीं था कि अरमान भी ये सब सुनता है। तुम्हारा वहम है, हमने तो बस अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए सब कहा। एनी ने नजर चुराते हुए कहा। एनी उसके अंदाज पर अरमान उसके अंदाज पर दिलकशी से मुस्कुराया। उसके यूं मुस्कुराने पर डिम्पल नुमाया हुआ।
अचानक ही एनी के दिल ने हवाश की कि वो अरमान का डिम्पल छू कर देखे। यह डिम्पल क्या चीज है जानना, मैं पूरे का पूरा तुम्हार हूँ, जब मर्जी छू कर देख लो। अरमान ने एनी को बाहों के साथ मिलते हुए कहा। एनी ने अपनी मोहब्बत पर लाल पेटी और अरमान का गुड़का देखा। हमसे यूं लोफर वाली बातें ना किया करो। अरमान को तो सदमा ही लग गया था खुद को लोफर से कंपेयर करने पर। स्वीट हार्ट, जितनी जल्दी हो सके अपने आप को अपने घर बात कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें ले जाने का इरादा रखता हूँ। यह सुनकर ही एंडी की धड़कन तेज हुई कि कोई उससे भी बेपना चाहता है, जो कि उसके बगैर नहीं रह सकता। चाहे जाने का एहसास कितना ही दिलफरेब होता है ना, बंदा अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करने लगता है। और ऐसा ही कुछ एंडी के साथ भी हुआ था। वल्लाह इतनी खूबसूरत ना लगा करो मुझे कि मैं दुनिया से तुम्हें छुपाकर साथ पर्दों में कैद कर लो। अरमान ने एंडी के माथे पर मोहब्बत की मोहर साबित करते हुए कहा। एंडी इतने ही में लाल हो गई थी। अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है जान, अपने आप को मेरा बनाने के लिए तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हारी तमाम राहें मुझसे ही आकर मिलती हैं। जल्द मुलाकात होगी। अरमान ने एनी के गाल को शिद्दत से चुमा और अंधेरे में गायब हो गया। एनी अंधेरे को घूरती भी रह गई थी, जैसे अरमान भी अंधेरे से निकल कर आया हो। एनी का हाथ अपने साथ अपने गाल पर गया, जहाँ से अब भी अरमान का लम्स महसूस हो रहा था। एनी आप मुस्कुरा दी। उसे अरमान का छूना बुरा नहीं लगा था। रात का चांद मीठी यादें लिए उन्हें देख रहा था। सुबह को सूरज अपने साथ क्या क्या रास लाया था, ये तो वक्त ही बताने वाला था। यानी भी मशाल और महीन के साथ जुनी पहुंच चुके थे, जबकि उसका रुख क्लासेस की तरफ था। क्लास में पहुंचते ही वो एक खालिश का इंतहा पढ़ के बैठ चुके थे, जब साथ वाली लड़की ने उसकी तरफ जुते हुए अपना तारुफ करवाया। हाय, मेरा नाम निम्रा है, मुझे बोलना बहुत पसंद है, खाना तो मेरी फेवरेट हॉबी है और पढ़ाई से मेरी जान जाती है। निम्रा ने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। एनी आंखें फाड़े सामने महलों को देख रही थी, जिसने अपना तारुफ करवाते हुए हाथ जाकर सलाम भी ठोक दिया था। एनी उसके बड़े हुए हाथ को देख रही थी। क्या तुम्हें गाना पसंद है? एनी ने बिना तौकफ के पूछा, जिसके जवाब में निम्रा ने फौरन सर ऊपर नीचे करके तस्दीक की। तो मिलाओ हाथ, हमें भी म्यूजिक बहुत पसंद है। एनी को शरारती सी मेरून बाल वाली लड़की बहुत खूब पसंद आई थी। मोहतरमा, हम भी हैं। पीछे से दो लड़कों ने सर निकाल कर कहा। एनी ने मुड़कर इन दो बडवाओं को घूरा। निम्रा ने एनी का मूड बदलते देखकर फौरन इन दोनों का तारुफ करवाया। एनी, ये है शायरी, मेरा जुर्मा भाई, लगता तो नहीं है कहीं से, पर मैं उसके साथ एडजस्ट कर चुकी हूँ। शायद तो हैदर से अपनी बहन का तारुफ देख रहा था। और यह है इब्राहिम, मेरा कजन। वो अलग बात है कि ये शक्ल से बकारी लगता है। निम्रा ने एक साथ दोनों की बेइज्जती हराब की, जबकि एनी का इन दोनों के तारुफ सुनते ही हंसी नहीं रोक रही थी, जिस पर वो दोनों निम्रा को खूनहवा नजरों से घूर कर रह गए, जिसने एक खूबसूरत लड़की के सामने उनकी इज्जत का फलूदा काट दिया था। तुम्हारा नाम क्या है? खूबसूरत लड़की शायरा ने निम्रा को नजरअंदाज करते हुए कहा। नाम हमारा एनी है, पर हम पर लाइन मारने की ट्राई भी मत करना। ब्लैक बेल्ट है हम। इसके बाद पर इब्राहिम और निम्रा का छत पर क्या का गूंजा, जबकि शायरी मुंह बस होकर रह गया। मगर फिक्र मत करो, निम्रा की वजह से हम तुम दोनों से भी दोस्ती कर लेते हैं। जिस पर दोनों की बातें खुल गई। ये तुम अपने आप को हम क्यों कहती हो? इब्राहिम ने शरारत से पूछा। और कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? एनी ने उसका मुक्का दिखाया, जिस पर वो मुंह बंद करके बैठ गया, क्योंकि उसको अपने दांत बहुत ही प्यारे थे। अभी तो उनकी दोस्ती का आगाज था, अभी तो बहुत सारी शरारतें बाकी थी, अभी तो उनकी दोस्ती और गाढ़ी होनी थी। वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे जब प्रिंसिपल अंदर आए हुए। सारी क्लास एकदम अलर्ट हुई। गुड आफ्टरनून क्लास। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी टीचर मैम सना यूनिट छोड़कर जा चुकी हैं, उस पर सब क्लास कूटी करने लगी, क्योंकि वो सब ही अपनी नकचोड़ी मैम से बहुत ही तंग थे। अटेंशन क्लास, प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट आवाज में बोले, जिस पर सब शराफत से सिद्ध हो गए। मिस सना की जगह एक नई रिप्लेसमेंट आई है, जिस पर सब लोग बच्चों के मुंह लटके। प्लीज वेलकम योर न्यू इंचार्ज। एनी को भी जानने का तजस्सुस हुआ, और वह सबसे पहली दफा देख रही थी, क्योंकि वो इतना अरसा बढ़ के मुल्क जोड़ रही थी। लेकिन सामने मौजूद हस्ती को देखकर एनी को 440 वर्ड का झटका लगा था। एनी शिद्दत से दुआ की कि ये सब जवाब हो, मगर ये एक तलख हकीकत थी। एनी ने दोबारा अपनी आंखों को मिला के शायद ये सब धोखा हो, मगर यह हकीकत थी और आखिरी चीज थी जिसकी एनी ने उम्मीद नहीं की थी।